हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज जो हम टॉपिक्स करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक, तो वो टॉपिक हैं हमारे कौन कौन से। पर्सनालिटी राइट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई न्यूज़ के अंदर, क्योंकि एआई जो है उसने काम बहुत बिगाड़ रखा है। तो हमें पर्सनालिटी राइट्स जो हैं हमें वो देखना है, क्योंकि कोर्ट जो है, कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन करा है इस टॉपिक के अंदर। कास्ट सेंसस की बात करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल है उसकी बात करेंगे, एंड मेनी मोर। तो मेनी मोर में क्या है, स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो मैं एक या दो लेक्चर में आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पूरा वाइंड अप कर लें हम। जो जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो हम वाइंड अप कर लें पूरे साल का 2025 का, ठीक है। तो कहने का मतलब 2024 के आने के चांसेस तो नहीं है। 2025 की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, जो जो ऑपरेशंस करे हैं, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन चलाए हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी वो पेंडिंग है, इंटरनेशनल डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सनालिटीज इन न्यूज, ये हमारा सब कुछ पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में टॉपिक कवर करेंगे, और जो लास्ट वाला टॉपिक होगा ना, वो हम इस तरह से कुछ टॉपिक अपने उठाएंगे कि वो आपको इजी भी लगे। बट सबसे बड़ी बात वही जो मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, बेटा रिवीजन मस्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाने का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज करा है कि पहले तो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी कि ये टॉपिक है जी न्यूज़ के अंदर, और इस टॉपिक के अंदर यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज, ताकि एग्जाम के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू ना आए। समझ गए? चलो ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। पर्सनालिटी राइट्स, कास्ट सेंसस, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूज की, तो न्यूज में क्या चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने recently protect personality rights of सदगुरु जग्गी वासुदेव को लेके ये न्यूज है पूरी, from being misused by AI, artificial intelligence, by websites and platforms। तो न्यूज तो आपको समझ आएगी होगी। अब ये पूरी की पूरी मोर ऑन द न्यूज, ये पूरे का पूरा वही बोला गया है। तो इसमें क्या किया गया है, कहते जो ग्रो हो रहा है मिसयूज किसका, AI टूल्स का, ठीक है। अब जैसे जो क्लोन करा जा रहा है किसको, वॉइस को, मतलब वो प्रश्न, अब आपने वो रील्स भी देखी होंगी जैसे प्रेमानंद महाराज जी की बनी हुई हैं। प्रेमानंद महाराज वो बात कह ही नहीं रहे हैं, और वो बात यूं शो करी जा रही है कि प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा एआई की तरह से, एआई की बेस के ऊपर वॉइस को क्या किया जा रहा है, क्लोन करा जा रहा है, और डीप फेक जो है उसको जनरेट करा जा रहा है। एक्सप्रेशन जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको मिमिक करा जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लॉयट कर रही हैं पर्सनालिटी राइट्स को। तो अब ये हमारी न्यूज है यहाँ तक। अब इसके बेस के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि जो पर्सनालिटी राइट्स हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये मैंने नहीं रीड करा, मैंने लीव कर दिया इसको, मैंने छोड़ दिया इसको, तो ये आपका खुद से रीड करने वाला टॉपिक है। तो मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपने खुद रीड करना है, किसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करें पर्सनालिटी राइट्स की। एक तो होते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सनालिटी राइट्स की। किस तरह से हम वहां से इसको डिराइव करेंगे हम वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले बात क्या हो रही है, पर्सनालिटी राइट्स रेफर टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का राइट, ताकि वो कंट्रोल कर सके अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, लाइक उसका नेम, उसकी इमेज, उसकी वॉइस, लाइकनेस, डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशंस और ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब जैसे मैं पहले जिस एकेडमी में टीच करती थी, मेरा अपनी एकेडमी थी, पार्टनरशिप हुआ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, और एकेडमी मैंने खुद से लीव कर दी कि तुम चला लो भाई। अब हुआ क्या, एकेडमी लीव करे हुए मेरे को हो गया 2 साल, ठीक है। तो आज की डेट में भी वो लोग, मेरा नेम जो है वो भी, मेरी वीडियोस जो हैं वो भी, और तो और जो भी स्टैंडी उनके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर मेरी जो फोटोग्राफ है उसको वो आज भी यूज कर रहे हैं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना है या नहीं। चलो मैंने तो नहीं लिया, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता है, समझ गए। हमें पता है कि दूसरे कंपनी को इससे बेनिफिट हो रहा है,
मतलब कुछ भी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो सेम उसी तरह से कहते हैं बंदे के नेम को यूज करना, उसकी इमेज को यूज करना, उसकी वॉइस को यूज करना, उसकी लाइकनेस मतलब उसकी जो वीडियो है उसके ऊपर कितने लाइक आ रहे हैं, उसकी लाइकनेस को देखना और उसके अलग अलग एक्सप्रेशन, उसके ट्रेट्स, इन सब को हम एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करवाएंगे, जिस कैटेगरी का नाम क्या होगा, पर्सनालिटी राइट्स। ठीक है, अच्छा अब बात करें हम, ये जो राइट हैं ये इंक्लूड करते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट्स, दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो मेरे नेम से या जो जैसे जगतगुरु हैं उनके नेम से कोई वीडियो डाली गई, ठीक है, उनके नेम से कोई वीडियो डाली गई तो इट मीन्स, और उनके एक्सप्रेशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को मिमिक करा गया तो इट मीन्स वो वीडियो ऊपर जा रही है क्योंकि लोग उनको सुन रहे हैं। सेम इसी तरह से प्रेमानंद महाराज के ऊपर, उनके ऊपर भी छोटे छोटे बच्चों, एआई के बेस के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं और वो छोटे से बच्चे ऐसे शो करवाए जा रहे हैं कि वो प्रेमानंद जी हैं और वो बच्चा उसी टोन में बात कर रहा है, उसी रिदम में बात कर रहा है जिस रिदम में प्रेमानंद जी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इससे उस चैनल को, जहाँ पे वो एआई वाला जो चैनल क्रिएट करा गया, उनको क्या होएगा, बेनिफिट होएगा। और देखा जाए तो वो बेनिफिट कमर्शियल बेस पे कंसिडर होगा, है ना। तो इसमें इस पर्सनालिटी राइट के अंदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट्स दोनों के दोनों कवर अप होंगे। पर्सनालिटी राइट जो हैं वो नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया। पर्सनालिटी राइट्स प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं करे गए हैं, एक्सप्रेस नहीं करे गए हैं किसी भी कानून के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा स्टैट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिस लॉ के अंदर पर्सनालिटी राइट्स को अलग से एक्सप्रेस करा गया हो, मेंशन करा गया हो। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे पर्सनालिटी राइट्स के, सबसे पहले तो है राइट टू पब्लिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार के साथ आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है। तो सबसे पहला क्या है, राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू प्रोटेक्ट वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन। प्रेमानंद जी की परमिशन के बिना उनकी जो वॉइस है या उनकी जो इमेज है या वो जो फेशियल एक्सप्रेशन दे रही हैं, उनकी मर्जी के बिना उस चीज़ को आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, राइट टू पब्लिसिटी। अलग बात है, यहाँ पे मैं प्रेमानंद जी का एग्जांपल दे रही हूँ, बात हम किसकी कर रहे हैं, जो न्यूज़ आई है वो किसकी वजह से आई है, जो जगत गुरु जिनको हम बोलते हैं, और फुल नेम जो उनका आपको पता भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये न्यूज़ के अंदर भी तो फेमस हैं, वैसे भी मीडिया में भी बहुत फेमस हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव। ठीक है, उनसे रिलेटेड न्यूज़ है ये। नेक्स्ट आया, अब ये जो पर्सनालिटी राइट्स हैं ये पार्शियली और इनडायरेक्टली गवर्न्ड बाय स्टैट्यूट लाइक ट्रेडमार्क एक्ट 1999। कब आया ट्रेडमार्क एक्ट, 1999, इसको आपने देखना है। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957। तो क्या बोली गई है यहाँ पे बात कि इसे हम पार्शियली या फिर इनडायरेक्ट वे में हम इनको, ये मतलब अलग से पर्सनालिटी राइट्स करके आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये हमें कहाँ कहाँ नजर आते हैं। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट हो गया कि ट्रेडमार्क का मतलब एक आपका प्रॉपर ट्रेडमार्क है, उस ट्रेडमार्क को कोई भी और यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट होता है हमारा, पता ही आप सब लोगों को। तो कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957। तो देखा जाए तो ट्रेडमार्क एक्ट एग्जाम्पल हो गया, कॉपीराइट एक्ट जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। इन एग्जाम्पल्स के बेस के ऊपर जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उन राइट्स को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। उसके बाद आया राइट टू प्राइवेसी। अब हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है ये क्या है, राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। किसी की बिना परमिशन से हम उस आइडल को, उस पर्सनालिटी को उनकी परमिशन के बिना क्या नहीं कर सकते, उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पब्लिकली। इट इज ब्रॉडली गवर्न्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या, हम सब लोगों को पता है। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अच्छा, मैंने ना लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे थे। लास्ट वीडियो में कमेंट्स देखो बेटा, अगर आपको यूं लगता है ना कि लाइव चल रहा है लेक्चर, लाइव नहीं चलता है, पहले रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होने के बाद आपको जो लेक्चर है वो प्रोवाइड करा जाता है। तो आधे स्टूडेंट्स, मैं मैसेज देख रही थी, आधे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्या फ़ायदा मैम, लाइव चल रहा है और आप हमारे कमेंट्स नहीं देख रहे। बेटा इसमें कमेंट्स नहीं, इसमें सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो जो कोई क्वेरी होती है आपकी, उसको आप नीचे वीडियो के नीचे मेंशन कर दिया करो। जो कोई प्रॉब्लम आपको लगे उसको वीडियो के नीचे, पढ़ाते पढ़ाते मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, कोई ना कोई बंदा भगवान नहीं है, गलती हर बंदे से हो सकती है। इसलिए अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिख सकते हैं। समझ गए? अगर आपको यूं लगता है कि जिस टाइम पे लाइव आपको वीडियो मिल रही है उस टाइम पे मैं आपके कमेंट्स देख सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं होता है। ओके, चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका कमांड बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरे का पूरा, देखो आज आप लॉ में जा रही हैं, कल को आप जुडिशरी में जाएंगे, आपको हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प करेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप आज की डेट से ही पढ़ना शुरू कर लें। ओके, अच्छा, तो आर्टिकल 21 है क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है। अब ये जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके आगे अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो बेटा इंटरप्रिटेशन इसकी इतनी वास्ट है कि आप बात जाने दो। कहने का मतलब, अगर हमें पीने को अच्छा पानी चाहिए तो वो भी आपका राइट टू लाइफ में कंसिडर होता है। आप जिस रूम के अंदर रह रही हैं, जिस रूम के अंदर आपको रखा जा रहा है, उसमें प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, वो भी आपका राइट टू लाइफ है। और तो और एक गर्ल है, और वो जो गर्ल है वो हो गई प्रेग्नेंट। समझ गए? प्रेग्नेंट हो गई तो इट मीन्स कंसीव कर लिया उसने। अब अगर प्रेग्नेंट है वो लेडी और उसने कंसीव कर लिया, अब पता चला, उनको सेक्स को डिटरमाइन करवाया गया, पता लगा कि होने वाला बेबी गर्ल है। अब वो चाह रही हैं कि हम इस बेबी को अबॉर्ट कर दें। तो कहने का मतलब, क्या वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ लाइबल होगी पनिशमेंट के लिए? आंसर यस। अगर पकड़ी गई तो वो जो डॉक्टर है उनका लाइसेंस भी खत्म हो जाएगा, और वो जो हस्बैंड और वाइफ, जो स्पाउस है, उनको भी उठा के जेल में चक्की पीसिंग करवाया जाएगा। क्यों? रीज़न क्या उसका? क्योंकि जो बेबी उस बंदी की बॉडी के अंदर आ चुका है, मतलब कंसीव कर चुकी है, तो कहने का मतलब प्रेग्नेंट है, तो इट मीन्स बेबी की बॉडी ग्रो कर रही है, इट मीन्स वो लिविंग चीज़ है। कानून इसको ये मान रहा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सारी बातें डेप्थ में पता चलेंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, नो डाउट करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, बट आपका कमांड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच लो कि कितना ज़रूरी है। अगर मैं बार बार इसके ऊपर आप लोगों को बार आपको मतलब एक अटेंशन दिलवा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इट मीन्स आपको हर जगह पे लॉ में ये जाके हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया, वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्होंने बेबी अबॉर्ट करवा दिया। अब इसको लॉ क्या मानता है कि अगर वो लेडी प्रेग्नेंट थी तो इट मीन्स बेबी जो था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। अगर बेबी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था तो इट मीन्स वो बेबी लिविंग था, और लिविंग जो भी है उसे क्या मिला हुआ है? राइट टू लाइफ मिला हुआ है। देखा जाए तो इसी के अंदर दो इंटरप्रिटेशन आ जाती हैं आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। समझ गए? तो राइट टू लाइफ इतने तक में इसमें आ जाता है आपका वो बेबी वाला पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है। एंड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017, तो आपको सीधा सीधा पूछा भी जा सकता है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 ये जो है इसके अंदर क्या चीज दी गई है? तो इसके अंदर गवर्न करा गया है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो इस बात की आपने ध्यान रखना है, इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम देखते हैं कि यहाँ से MCQs जो हैं वो किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला
What was the primary issue in the recent Delhi High Court case involving सदगुरु जग्गी वासुदेव? कहते कौन सा ऐसा प्राइमरी इशू रिसेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं जिसमें सदगुरु जग्गी वासुदेव, क्या वो टैक्स इवेशन को लेकर है या मिस यूज ऑफ पर्सनालिटी राइट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेशन? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेशन तो नहीं है। एनवायरमेंटल लॉ ब्रीच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो एनवायरमेंटल लॉ अगर आपको यहां पे आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल लॉ कब आया था। समझ गए? आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां दे रखी है बेटा? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जो है उसका क्लॉज 1 में मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है और आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज कौन सा? क्लॉज 1 विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका क्या है? एक तरह का फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस पार्ट में फॉल करते हैं? अंडर पार्ट 3। और आर्टिकल जो फॉल करते हैं पार्ट 3 के अंदर वो हैं 12 से लेकर 35 तक। बट अगर आपको पूछा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ जो आर्टिकल डील करते हैं वो कहां से लेकर कहां तक हैं, तो आंसर 14 से लेकर 32 तक। समझ आई बात? अगर ये मेरा पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी पाम को देखो आप अलॉन्ग विद फिंगर्स, ठीक है, इस पूरे एरिया को आप देखें, ये पूरा पार्ट 3 है। बट इस पूरे पार्ट 3 का नाम फंडामेंटल राइट नहीं है। ये पार्ट 3 जो है इसको हम बोल फंडामेंटल राइट के नाम से नहीं है कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, बट उसमें आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक हैं। बट 12 से लेकर 35 तक के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट के रिलेशन में वैसे बात कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो वो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीच वाले स्पेस के अंदर कवर करे गए हैं। और ये बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला पार्ट, इसमें आर्टिकल्स आपके फॉल कर रहे हैं 14 से लेकर 32। तो कहने का मतलब 32 के बाद आ गया 33, 34, 35, उसके लिए यहाँ तक का एरिया। और ये जो आगे का एरिया है 14 से पहले तो 12 और आर्टिकल 13। पिक्चर क्लियर है? तो नेक्स्ट आ गया। अच्छा, तो आंसर आपको पता ही है, मिस यूज ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। ठीक है, उसके लिए ये एविडेंस में आया है केस। तो मिसयूज ऑफ पर्सनालिटी राइट एक्सप्लेनेशन, द कोर्ट केस फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग सदगुरु की इमेज, उनकी आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग, कि उसको एक्सप्लॉइट ना करा जाए बाय एआई टूल्स विदाउट उनकी कंसेंट के, उनकी मर्जी के बिना उसको यूज ना करा जाए, इसलिए कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, व्हाई डिड सदगुरु अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट? सदगुरु ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों करा? तो टू फाइल अपील अगेंस्ट, पिल का मतलब पता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये तो पता ही है आपको वैसे। अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज नहीं, टू चैलेंज सोशल मीडिया रेगुलेशन, टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एआई जनरेटेड कंटेंट मिस यूजिंग हिज आइडेंटिटी, टू बैन एआई इन इंडिया। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये भी मैम लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, लेकिन नहीं, जो क्लोजली रिलेटेड आंसर है हमने वही देना है जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। तो क्या पढ़ के आए हैं? टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एआई जनरेटेड कंटेंट मिस यूजिंग हिज आइडेंटिटी। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? जो प्ली है इनका वो रिलेटेड है अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है उनकी पर्सनैलिटी का थ्रू द वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म, और किसको यूज करके? एआई को यूज करके। दैट्स व्हाई उन्होंने अप्रोच करा है दिल्ली हाई कोर्ट को। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, वो हमें क्या बात बता रहा है? वो कह रहा है व्हाट डज द टर्म पर्सनैलिटी राइट्स जनरली इंक्लूडेड? पर्सनैलिटी राइट्स जो है वो जनरली किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? नहीं। राइट टू वंस नेम, इमेज, लाइकनेस एंड वॉइस? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट? तो कहने का मतलब, सबसे पहले तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना है राइट टू वोट हमारा कौन सा राइट है। क्या ये हमारा पॉलिटिकल राइट है? ऑप्शन 1। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने आंसर देना। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस दिन आपने वीडियो को देखते टाइम
आंसर करने हैं, बट ये ध्यान रखना कि आंसर हाँ आप कमेंट्स करेंगे तो मैं अपने फ़ोन से देख सकती हूँ घर जाके उसको, बट अगर आप ये बोलें, क्योंकि ये वीडियो अगर आज रिकॉर्ड हो रहा है तो कहने का मतलब ये वीडियो आपको उस टाइम थोड़ी ना, मैं उस टाइम पे लाइव नहीं होंगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट है ऑप्शन 2, लीगल राइट है ऑप्शन 3, फंडामेंटल राइट है ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव है। ये आपका क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ है? राइट टू प्रॉपर्टी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट था, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? ओरिजिन जब हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7, बट एक केस आया जो इस केस का नाम हुआ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। इस केस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th अमेंडमेंट करी गई थी 1978 में। कौन सी अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट करी गई थी 1978 में, और 44th अमेंडमेंट जो 1978 में करी गई थी उस अमेंडमेंट से सिर्फ हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए थे। राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटा दिया गया था और फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर लाकर इसे बना दिया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में फॉल करेगा? अंडर आर्टिकल 300A। पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट था? आंसर यस। किस केस से पहले ये फंडामेंटल राइट था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आया? 1973 में आया। किस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट बना? 44th अमेंडमेंट, जो कब हुई थी? 1978 में हुई थी। उसके बाद हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बन गया क्या? लीगल राइट। तो यहाँ पे राइट टू वोट नहीं है, इसका आंसर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू वंस नेम, इमेज, लाइकनेस एंड वॉइस, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। राइट टू एजुकेशन तो हमें समझ आ रही है, एंड एम्प्लॉयमेंट वर्ड कहीं नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल कुछ और है, ये आर्टिकल कुछ और है। तो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल आपने याद रखना है, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकेला ऐसा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, एज वेल फंडामेंटल ड्यूटी भी है, एज वेल फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो अकेला ऐसा इकलौता फंडामेंटल राइट है जिस फंडामेंटल राइट को हम DPSP भी में भी कंसिडर होता है राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट भी है। तो कब कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा ये? 21A। समझ गए? और किस अमेंडमेंट से इसे ऐड करा गया? 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो इतने ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को हमने देख लिया कि कौन से ऑप्शन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो हमें पता ही है राइट टू वंस नेम, इमेज, लाइकनेस एंड वॉइस। पर्सनालिटी राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कमर्शियल एंड रेपुटेशनल एस्पेक्ट्स किसी पर्सन की पब्लिक इमेज का। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। व्हाट मेजर कंसर्न डज दिस केस highlight regarding artificial intelligence? AI ability to improve healthcare? अरे नहीं। AI's impact on employment होना स्टार्ट हो गया, आने वाले टाइम में होगा और ज्यादा होगा। AI generated content violating individual rights, AI reducing academic cheating। तो अब एकेडमिक चीटिंग को तो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि एकेडमिक चीटिंग की बात हो रही है। तो यस, इस टाइम पे अभी कल की है 31st ऑफ जुलाई, आज है 1st ऑफ अगस्त। तो कहने का मतलब 31st ऑफ जुलाई को एकेडमिक चीटिंग, और वो भी किसका? AI जो है वो रिड्यूस कर रहा है। नहीं, इसके अपोजिट बिल्कुल, कि भाई AI से एकेडमिक चीटिंग एक तरह से हो रही है। मतलब AI SSC का एग्जाम कर रहा है तैयार, तो SSC के एग्जाम के लिए बहुत बड़ा डिस्प्यूट पड़ा है 31 जुलाई को दिल्ली के अंदर। तो आपने रील्स वगैरह भी देख ली होंगी इस टाइम, तो पता भी चल चुका होगा आपको। तो कहने का मतलब है, तो मेजर कंसर्न
डज दिस केस हाईलाइट रिगार्डिंग AI? तो क्या है, पता ही लग ही रहा है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ऑलरेडी हम न्यूज पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग। AI जनरेटेड कंटेंट वायलेटिंग इंडिविजुअल राइट, एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है? द केस अंडरस्कोर्ड हाउ AI कैन impersonate और मिसयूज पब्लिक पर्सनालिटी विदाउट ऑथराइजेशन, उनकी ऑथराइजेशन के बिना किस तरह से AI के थ्रू मिसयूज करा जा रहा है किसी पर्सन की पर्सनालिटी को, उसकी इमेज को, उसकी वॉइस को। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूज के अंदर है वो है कास्ट सेंसस। ठीक है, कास्ट सेंसस। अब सेंटर इशूड नोटिफिकेशन फॉर सेंसस विच बिगिन फ्रॉम October 2026 in Ladakh and March 2027 across the rest of India, which includes caste census. अब ये न्यूज में है। First since independence, this marks the first time since independence that caste data beyond scheduled caste and scheduled tribe will be officially collected. Officially collected, most important, as part of the decennial census। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो हमारी चल रही है। अब इस न्यूज़ के अंदर देखा जा रहा है स्टेट लेवल कास्ट सर्वे के अंदर कई स्टेट्स हैं जो कंडक्ट कर रही हैं अपना कास्ट सर्वे, जैसे बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया। रिसेंट ईयर के अंदर इन्होंने कंडक्ट करा, बट दीज हैव ऑफन लैक्ड यूनिफॉर्मिटी, लेकिन इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी तरह की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इसकी वजह से कुछ हो रहे हैं क्रिएट डाउट उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर और उनकी कंपेरेबिलिटी के ऊपर, जो कास्ट सेंसस है। ठीक है, कास्ट सर्वे जो है ये डिफरेंट होएगा कास्ट सेंसस से। कास्ट सर्वे डिफरेंट माना जाता है किससे? कास्ट सेंसस से। सेंसस जो है वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, अनलाइक सर्वेस। ठीक है, डिजिटल मोड के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो अपकमिंग सेंसस जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा अब मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और डिजिटली उसको रिकॉर्ड करा जाएगा सेंसस डेटा को, और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल पेन और पेपर मोड इसको भी यूज करा जाएगा। ट्रेडिशनल पेन और पेपर मोड इसको कहते हैं यूज करा जाएगा डिजिटल के साथ साथ। इंडिया के अंदर सेंसस की बात करें तो ये डिसीनियल एक्सरसाइज है जो कि प्रोवाइड करती है एक तरह की डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब जहां पे बेटा वर्ड डेमोग्राफी आपको मिल गया, इट मींस ये बात कर रही है किसकी? पॉपुलेशन की। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेस के ऊपर देखा जाता है, सोसाइटी के अंदर जो सोशल लेवल है उसके बेस के ऊपर देखा जाएगा, इकोनॉमिक डेटा है उसको रिलेट करा जाएगा जितने भी पर्सन रह रहे हैं कंट्री के अंदर उसके साथ, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा कितना पॉपुलेशन है, हमारा इकोनॉमिक डेटा क्या है, और वो सारे के सारे लोगों का होगा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेंसस जो है ये कंडक्ट करा जाता था रेगुलरली हर 10 साल के बाद। सिंस कब से? 1881 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाएं 5 स्टार। लेटेस्ट जो सेंसस हुआ स्केड्यूल टू टेक प्लेस इन 2021, ये करा गया था। स्केड्यूल कब करा गया था इसको? 2021 में। वॉज इनडेफिनेटली पुट ऑन होल्ड, लेकिन होल्ड पे चला गया। क्यों? क्योंकि क्या आ गया था? पेंडेमिक आ गया था, कोविड-19 की एविडेंस उस टाइम पे देखी गई, इसलिए जो सेंसस उस टाइम पे होना था उस सेंसस के बेस के ऊपर होल्ड लगाया गया, क्योंकि क्या आ गया था? कोविड आ गया था। अच्छा, एक आप ना इनडायरेक्ट वे में आप बात एक सोच के देखो। सोचो सेंसस होएगा, पॉपुलेशन का पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर विधानसभा क्षेत्र, कहने का मतलब इसका इलेक्शन के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर देखने को मिलेगा हमें सेंसस का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेंसस जो है वो एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन किस तरह से पुट करे जाते हैं, वैसे भी आप नहीं तो यूं करना, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप सीधा YouTube पे जाके आप सर्च करना यूनियन लिस्ट बाय प्रभात राणा, वो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, और वो भी फॉर्मूला के साथ। और आपको क्वेश्चन कैसे पुट करे जाते हैं? क्वेश्चन आपको इस तरह से पुट करे जाते हैं, कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, पूछेंगे क्या ये टॉपिक यूनियन लिस्ट का है, क्या ये टॉपिक स्टेट लिस्ट का है, क्या ये टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट का है। समझ गए? तो आपने उस लेवल पे इसको तैयार कर लेना। अगर आपके पास टाइम हुआ, नहीं टाइम हुआ फिर तो राम राम जी है। तो सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिखा हुआ यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है,
और यूनियन लिस्ट के स्केड्यूल के अंदर फॉल करती है, 7 स्केड्यूल के अंदर फॉल करती है। ये स्केड्यूल क्या हैं? ये हमारे होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ गए? किसमें है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे स्केड्यूल की बात हो रही है और वो भी 7 स्केड्यूल की बात हो रही है, तो कहने का मतलब है एग्जामिनर आपको फंसा सकता है लॉ के अंदर, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंसा सकता है कि भाई कितने स्केड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें से 7 तो ये हो गया। तो इसके लिए आप छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना है आपने। कैसे याद करेंगे? देखो ऐसे याद कर लो, मान लो मेरी एक सासू माँ है, समझ गए? तो मेरी एक सासू माँ है और मैं अपनी सासू माँ को क्या कह रही हूं? मेरी एक सस्सो है। क्या है? मेरी एक सस्सो। सस्सो मतलब सास, SSO सस्सो। तुम्हें पता है जो मेरी सस्सो है ना, वो ऑल एडमिन देखती हैं। आगे से आपने मेरे से क्वेश्चन पुट करा, अच्छा कहां का एडमिन देखती हैं आपकी सस्सो? तो मैंने बोला ले हद हो गई, मेरी जो सस्सो है ना वो ऑल एडमिन देखती हैं SAST और नॉर्थ ईस्ट एरिया का। SAST मैंने इसके नीचे लिखा है, S के नीचे ही SAST और नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है? अच्छा, आपने बोला अच्छा। आगे से फिर आपने पूछा कि और बताओ फिर अपनी सस्सों के बारे में। तो मैंने बोला तुम्हें पता है? तो आप ऐसे लगा लेना ना कि ये जो मैडम है ना, ये हवा में बातें मारती रहती है, ऐसे ही समझ गए? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चल ये बंदा तो हमें गप्पे मारता है, मेरे को भी ऐसा समझ लो आप। हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता जो बंदे गप्पे मारते हैं, झूठ झूठ झूठ। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है ना, तो बंदा कुछ बोलने के लायक भी नहीं होता। फिर मैं ये सोचती हूँ यार क्या ही जरूरत है हमें झूठ बोलने की, है ना? अच्छा, फॉर्मूला पे वापस आते हैं। मेरी एक सस्सो है, वो ऑल एडमिन देखती हैं SAST और नॉर्थ ईस्ट का। तो एक दिन मैंने अपनी सस्सो को पूछा कि मम्मा आप ये सारा काम किस तरह से हैंडल कर लेते हो? तो उन्होंने पता है मेरे को जवाब क्या दिया? बोले बेटा मैं ना एक लिस्ट बनाती हूँ, उस लिस्ट में मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देती हूं जो जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं रूल्स और जो जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं रेगुलेशंस। मैंने बोला अच्छा मम्मा। आगे से मैंने बोला मम्मा ये सारा काम आप अकेले करती हैं? तो मम्मा ने आगे से जवाब दिया, मेरी सस्सू ने आगे से जवाब दिया, नहीं बेटा एक वो आंटी नहीं आती है जिसके लिए तू चाय बनाती है? मैंने बोला हाँ 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 जी मम्मा, जिसके लिए आप चाय बनवाते हो। हाँ, कहते वो जो आंटी है ना, कहते मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वही आंटी। कहते 5 मुन्नियाँ हैं उसकी, 5 मुन्नियाँ मतलब 5 बेटियाँ हैं उसकी, उस आंटी की 5 मुन्नियाँ हैं। तो कहते इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उसको बोला कि देख तूने 5 बेटियाँ पालनी है, आखिरकार जिनकी शादी करनी है, तू यूं कर मेरे साथ हेल्प करा दिया कर, बदले में तेरे को पैसे दे दिया करूँगी। फॉर्मूला समझ आया? क्या फॉर्मूला है? मेरी एक बार ना मेरे को पेन चेंज करने दो। यस, हाँ चल भाई। मेरी एक सस्सो है, मेरी जो सस्सो हैं वो ऑल एडमिन देखती हैं SAST का, साथ में एडमिन देखती हैं नॉर्थ ईस्ट का। तो मैंने पूछा मम्मा आप काम कैसे करते हो? उन्होंने बोला बेटा मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट में मैं अपनी लैंग्वेज लिखती हूँ, उस लैंग्वेज में मैं लिख देती हूँ रूल्स और रेगुलेशंस। तो मैंने बोला मम्मा आपको हेल्प कौन करता है? बोला बेटे वो आंटी, जिस आंटी की बेचारी की 5 मुन्नियाँ हैं ना, वो मेरी हेल्प करती है, बदले में उसको पैसा दे देती हूँ। अब मैं इसको डिकोड करती हूँ कि इसको डिकोड कैसे करना है, आपने याद कैसे रखना है इसको, ठीक है? तो फॉर्मूला तो आई थिंक समझ आ गया होगा। S का मतलब है स्टेट एंड यूटीज। अब देखो अगर आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा गया हिमाचल का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन है? स्केड्यूल 1 में। तमिलनाडु का नाम कहां मेंशन है? स्केड्यूल 1 में। चंडीगढ़ यूटी का नाम, स्टेट्स के नाम यूटी, सारे स्टेट मतलब भारत के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, वो जितने भी नंबर ऑफ यूटीज हैं, उन सब के नाम स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर पड़े हैं। तो ये हो गया स्केड्यूल नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, भूलने नहीं है बेटा आज के बाद 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10, 11,
12। ठीक है, तो स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर स्टेट एंड यूटी है, स्केड्यूल नंबर 2 में एस लिखा है ना, इसका मतलब है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। जैसे हमारा प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, इन सब की सैलरी, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब की सैलरी कहां पे मेंशन है? स्केड्यूल नंबर 2 के अंदर मेंशन है। और इन सब की ओथ और साथ में अफर्मेशन, ये कहां मेंशन है? स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर मेंशन है। स्केड्यूल 4 के अंदर क्या है? ऑल से आ गया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। किस स्टेट के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट करी जाएंगी, ये हमारा मेंशन है स्केड्यूल नंबर 4 के अंदर। समझ गए? कहने का मतलब हरियाणा के लिए इतनी नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में, हिमाचल के लिए इतनी नंबर ऑफ सीट्स, पंजाब के लिए इतनी नंबर ऑफ सीट्स, वो सारी बातें कहाँ मेंशन है? स्केड्यूल नंबर 4 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट आ जाओ 5th में, एडमिन ओवर, एडमिन लिखा हुआ है, ओवर बीच में लगा दो, एडमिन ओवर एसए एंड एसटी, ये हो गया नंबर 5। इसमें सेम कॉमन कर दो एडमिन को, एडमिन ओवर कॉमन कर दो इसमें, तो इसमें आपने क्या करना है? एडमिन ओवर, कहां पे लिखा हुआ है? एनई ना, एनई का मतलब नॉर्थ ईस्ट। अब जब मम्मा ना ये बोल रहे थे कि बेटा मैं एडमिन चलाती हूँ वो भी नॉर्थ ईस्ट का, मैंने बोला मम्मा इतना पैसा कहां से आता है आपके पास? तो अगर इतना पैसा है तो मम्मा एटीएम में जो दे दो, तो मैं मान लो मैं पहाड़न हूँ, समझ गए, बना दो मेरे को 2 मिनट के लिए पहाड़न। तो आप, मैंने अपने मदर इन लॉ को ऐसे बोला, मैंने मम्मा को ऐसे बोला, मम्मा अपना एटीएम मिंजो दे दो, मिंजो दे दो, मैं शॉपिंग करनी है, मिंजो दे दो अपना एटीएम, एटीएम मिंजो दे दो, एटीएम मिंजो दे दो, एटीएम मिंजो दे दो। क्योंकि जब मैंने उनसे सुना कि वो सारा एडमिन संभालते तो मेरे को लगा इनके पास तो पैसा खूब है, चलो हम लेके आते हैं अपनी जीन शीन लेके आते हैं, खूब अपना अच्छे से हेयर कट कराएंगे, ठीक है, और बस जो भी है जितना पैसा पूसा उससे एक आधा बोल्ट ले लेंगे। इतनी बात सोच ली मैंने। तो अब क्या हुआ? इसका मतलब ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मिजो से मिजोरम। तो आपको ये पूछे जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में स्केड्यूल नंबर 6 के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट दे रखे हैं उनका सीक्वेंस बताना है आपने। तो सीक्वेंस में ही लिखा है बेटा मैंने, एटीएम मिजो दे दो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 7 में क्या है? लिस्ट, वही लिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कितनी तरह की लिस्ट है? 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? यूनियन का होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एस। एस से होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने का हक स्टेट का होता है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर सेंटर कह दे कि इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ सेंटर बनाएगा ना कि स्टेट बनाएगा, फिर स्टेट बेटा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ सेंटर एज वेल स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 7। 8 में क्या है? लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा लेके बैठी हैं? मींस कितनी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से रिकग्निशन मिली हुई है? तो आंसर 22 लैंग्वेजेस को। अब ये लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको आता है। आपको वो 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन के अंदर से आपको फाइंड आउट करना होता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको आती हुई तो वेल एंड गुड, नहीं आती हुई तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है वीडियो के नीचे कि मैम करा दो, क्या करवा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। तो जो भी नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का फॉर्मूला बस बताऊंगी, ऐसे लर्न हो जाएगा आपको, समझ गए? तो इसलिए लिख देना बेटा। जहां पे देखो कमियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो मिल बांट के टारगेट ये है कि अगर टीचर यहाँ पे खड़े होके, मैं हो गई, बाकी टीचर्स हो गए, सब आपके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं, तो अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स एग्जाम क्लियर होना चाहिए, समझ गए? इसलिए जो कमियां आपके अंदर है, अगर आप मेरे सामने होते ना
फिजिकली यहाँ पे आप प्रेजेंट होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि मैं पूछती आपको कि हाँ बेटा ये कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। अब पता नहीं है कौन सा बच्चा कहाँ पे बैठ के हमें देख रहा है, कहाँ पे बैठ के नोट्स बना रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साथ में चाय दूध कॉफ़ी पीते पीते नोट्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि यार ये बहुत दिमाग खत्ती है, आधे मेरे को गालियाँ निकाल रहे होंगे। तो कहने का मतलब है नहीं पता है हमें कि ऑनलाइन में हमें कौन देख रहा है और कौन नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों को आता है कितनों को नहीं आता है। आपको लगेगा अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज नहीं आती तो मेरे को बता देना, मैं आपको फॉर्मूला के साथ करा दूंगी। नेक्स्ट आ गया 9 के अंदर है रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद आ जाओ 10, स्केड्यूल नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हो, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है बेटा दल बदल प्रक्रिया, मीन्स पार्टी का मेंबर जब अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, ठीक है, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का केस था तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ही फॉल करेगा। 11 लिखा हुआ है, साथ में क्या लिखा हो 5 ना, 5 को ऐसे लिखो 5 से क्या बन गया, पंचायत बन गया। 11 के अंदर पंचायत आ गया। 12 के अंदर क्या लिखा, मुन्निया लिखा है ना, तो मुन्निया नहीं है एमसी है। एमसी मतलब 12 के अंदर है मुन्निया से म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटीज एमसीज, म्यूनिसिपैलिटीज, गेम ओवर। 12 के 12 स्केड्यूल्स में हैं, वो आपके टिप्स पे हैं, मेरे अकॉर्डिंग टिप्स पे आ चुके होंगे, बस आपको रिवाइज करना है, इसके नोट्स एक्स्ट्रा बना लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कास्ट सेंसस कर रहे थे। कास्ट सेंसस के अंदर मैंने बीच में आपको स्केड्यूल क्यों करवाया, क्योंकि कास्ट सेंसस करवाना यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और यूनियन लिस्ट आपको पता तब लगती अगर मैं आपको स्केड्यूल बताती। अब स्केड्यूल्स होते क्या हैं, हमेशा याद रखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी एडिशनल नॉलेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं स्केड्यूल्स। स्टार्टिंग में कितने स्केड्यूल्स थे हमारे पास, जब ओरिजिन हुआ उस टाइम थे बेटा 8, आज की डेट में कितने हैं 12, और 12 के 12 में से 7 स्केड्यूल के अंदर कास्ट सेंसस का टॉपिक फॉल कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर 7 के अंदर वो फॉल कर रहा है तो मैंने आपको बचे हुए जो 11 हैं स्केड्यूल्स वो भी करवा दिए, क्योंकि अगर सेंसस ऑप्शन में है कास्ट वर्ड अगर वहां पे आ रखा है तो एग्जामिनर का दिमाग 110% जा सकता है कि स्केड्यूल्स की बात हो रही है, ये तो न्यूज़ में है ये वाला स्केड्यूल, तो ये तो इनको आता होगा, जो नहीं न्यूज़ में है वो पुट करें, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नीड फॉर कास्ट सेंसस क्या है। तो आर्टिकल 340 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 340 मैंडेट करता है अपॉइंटिंग अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 340 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अंदर ये बात करी गई है, ये मैंडेट करा गया है कि अपॉइंट करा जाए एक कमीशन को, जिस कमीशन का काम हो इन्वेस्टिगेट करना सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। उसके बाद आ गया पॉलिसी मेकिंग। एक्यूरेट कास्ट डेटा जो है वो क्रूशियल है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स एंड इक्विटेबल रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब सबको इक्वल तरीके से एलोकेशन करा जाए, एलोकेट करे जाएं रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज पब्लिक के वेलफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आ गया, other backward classes groups argue that their claims on national resources are neglected due to lack of updated data on their number and backwardness। तो इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए कास्ट सेंसस जो है वो जरूरी है। अब जो अफर्मेटिव एक्शन लिया जा रहा है वो क्या है, इसकी वजह से कहते हैं बेटर आइडेंटिफिकेशन होएगी डिसएडवांटेज ग्रुप्स की रिजर्वेशन के लिए, और वो रिजर्वेशन कहाँ पे, एजुकेशन के अंदर। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां पे वर्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ गया इट मीन्स वो बात कर रहा है किसकी, पब्लिक अपॉर्चुनिटीज की। पब्लिक अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हो गया, अंडर आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसकी बात कर रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जब विषय हो, मतलब मैटर हो किसका, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। इट मीन्स सरकारी नौकरी का जब विषय हो तो इक्वल क्या मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसकी बात कर रहा है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 16 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो द बेटर मॉनिटरिंग होगी उससे किसकी इफेक्टिवनेस सच एज, जैसे पॉलिसी जो कि नेसेसरी है एडजस्टमेंट के लिए। तो ये हो गया अफर्मेटिव
एक्शन। नेक्स्ट आ गया, कहते हैं वेरियस रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड कास्ट एज अ relevant criteria on sole criteria or dominate criterion for defining a backward class, have demanded detailed caste wise data for upholding reservation policies। ये सिर्फ आपने go through होना है इससे। Demand of OBC reservation by various groups across India जैसे मराठास इन महाराष्ट्र, जाट्स इन हरियाणा कैन बी बेटर असर्टेन। इनको कहते हैं बेटर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, असर्टन कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट के बंदे किस जगह पे ज्यादा हैं, आज की डेट में उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जो डिमांड करी जा रही है ओबीसी रिजर्वेशन की, वो वेरियस ग्रुप ने करी है अक्रॉस इंडिया, जैसे मराठास ने महाराष्ट्र के अंदर, जाट्स ने हरियाणा के अंदर। तो इससे कहते हैं सर्टिनिटी जो है वो जबरदस्त हो जाएगी। आगे सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, तो कहते हैं सब कैटेगराइजेशन जो ओबीसी की हैं या फिर किसी अदर ग्रुप की, वो इंश्योर करेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट्स का और एड्रेस करा जाएगा इंट्रा ग्रुप डिस्पैरिटीज को। नेक्स्ट आया जस्टिस रोहिणी कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, जो कि बना था कब 2017 के अंदर, इज येट टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। कौन सा कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन है। नेक्स्ट आया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस। अब एक सेंट्रल डेटाबेस जो है वो तैयार करा जाएगा ऑल कास्ट का, जो कि इन्यूमरेट करेगा, फुल ट्रांसपेरेंसी रखेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि नेसेसरी एक्शन लिए जाएं स्टेट लेवल पर और डिस्क्रिपेंसीज जो हैं कास्ट सर्वे के अंदर, और डेटा जो है वो ऐसा डेटा हो जिससे गवर्नेंस प्रोसेस जो है वो एक बेटर तरीके से हो पाए। अब इस सारी चीज को अगर हम देखें तो एमसीक्यूज के बेस के ऊपर हम कवर अप करेंगे। अब एमसीक्यूज देखते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं। व्हेन इज द नेक्स्ट डिसेनियल सेंसस scheduled to begin in Ladakh according to the recent government notification? Most important, क्या ये Jan 2025 में होगा? ऑलरेडी हमने जब ये स्टार्ट करा था टॉपिक, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था अक्टूबर 2026 में होगा, मार्च 2027 में या अप्रैल 2026 के अंदर। तो राइट आंसर हम सबको पता ही है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। तो आंसर हो गया अक्टूबर 2026 के अंदर। सेंसस जो है वो अक्टूबर 2026 के अंदर स्टार्ट होगा और कहां से, लद्दाख से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आया व्हाट इज द शेड्यूल टाइमलाइन फॉर द सेंसस अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया। एक्सक्लूड करा गया इसमें लद्दाख को, क्योंकि लद्दाख तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि लद्दाख में कब से स्टार्ट होगा, और रेस्ट ऑफ इंडिया में कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 2026 से, दिसंबर 2026 से, मार्च 2027 से, या फिर जनवरी 2027 से। तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं इसको भी, क्वेश्चन को। मार्च 2027 के अंदर जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें स्टार्ट हो जाएगा, और अक्टूबर 2026 के अंदर कहां, लद्दाख के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। क्या सिग्निफिकेंट फीचर है जो कि इंक्लूड करा गया है अपकमिंग सेंसस के अंदर, और वो भी फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस से, मतलब जब से आज़ादी मिली है तब से इसको आज तक नहीं यूज करा गया, बट अब करा जाएगा। क्या इसमें बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन होगा, या कास्ट सेंसस बियॉन्ड एससीज एंड एसटीज ये होगा, या हाउस होल्ड इनकम मैपिंग करी जाएगी, या ऑनलाइन सेंसस पार्टिसिपेशन करा जाएगा। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में कवर करके आ चुके हैं। तो क्या है, कास्ट सेंसस जो है वो बियॉन्ड एससी एंड एसटी होगा। ये फर्स्ट टाइम होगा कास्ट डेटा के अंदर जो कि बियॉन्ड एससी एंड एसटी होगा। ये ऑफिशियली कलेक्ट करा जाएगा, ऑफिशियली, तो अनऑफिशियल इसमें कुछ भी नहीं है, समझ गए, ऑफिशियली डेटा ये कलेक्ट होगा। नेक्स्ट आ गया कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट करवाने के लिए सेंसस इंडिया के अंदर। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है? कौन सा मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंडक्ट कराएगा सेंसस को इंडिया के अंदर? तो मिनिस्ट्री कौन सी है, अब ये हम देखते हैं। तो ये मिनिस्ट्री है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, समझ गए। तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट द सेंसस। जितने स्टार लग सकते हैं आप उतने स्टार इस क्वेश्चन पे आप लगाएंगे। सारे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन है ये, जो कि न्यूज आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं होते, बट एग्जामिनर पूछ सकता है। डन। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन बिहाइंड डिलेइंग द सेंसस ओरिजिनली scheduled फॉर 2021? तो क्या ये बजटरी कंस्ट्रेंट है, या कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुआ था, या नेशनल इलेक्शंस की वजह से, या डेटा स्टोरेज लिमिटेशन की वजह से? तो कहते हैं रीजन क्या है जिसकी वजह से डिले हो गया था सेंसस, जो कि ओरिजिनली शेड्यूल करा गया था 2021 के लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको आंसर इसका पता ही है कि आंसर इसका क्या है, कोविड-19, जिसकी वजह से इसको सस्पेंड करा गया था। ओके, नेक्स्ट आया अब हमारे पास प्राइवेट मेंबर बिल। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। बड़ा ज़्यादा डिस्प्यूट चला हुआ है। अब आपको पता है कि ये मॉनसून सेशन जो है वो भी शुरू होगा। तो मॉनसून सेशन किसका, जो चलता है पार्लियामेंट का। तो 3 तरह के सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, हमेशा याद रखना है। तो प्राइवेट मेंबर बिल करने से पहले वर्ड क्या याद रखना है, सेशन। और सेशन का मतलब पार्लियामेंट्री सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन लगेंगे तभी तो अंदर बिल को रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो किस तरह से दिमाग में रखना है कि पार्लियामेंट्री सेशंस हैं कितने, यूं याद रखना है आपने दिमाग में कि हमारे पास है एक कार, जो कि है कौन सी, BMW। ठीक है, मेरे को तो पसंद नहीं है, आप अपना देख लो। ठीक है, चलो। तो कौन सी कार है, BMW। तो BMW कार है, हम मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, समझ गए, मेरे पास थार है। तो BMW। तो B से हो गया बजट, M से हो गया मॉनसून, W से हो गया विंटर। समझ गए। तो बजट, मॉनसून और विंटर, हमारे पास 3 सेशन होते हैं। कैसे लर्न करा, BMW। आगे फर्दर क्वेश्चंस और क्या होंगे। BMW एक गाड़ी है, पहले फॉर्मूला सुनो। BMW एक कार है हमारे पास। इस कार के अंदर हमारा एक फ्रेंड बैठा हुआ है जिसका नाम है नॉड। अब हम फॉर्मूला अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, नॉड। अब ये जो नॉड बैठा है ना, इसको इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ऐसा है, इसकी इतनी क्रेविंग हो रही है इसको कि प्रभात मेरे को पानी पीना है, प्रभात मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। तो मैंने बोला, मैंने हद हो गई है, BMW में बैठा हुआ और पानी पीना है। ले, BMW का मतलब है बड़े बंदे, अमीर बंदे। ले पागल, पानी थोड़ी ना पिएंगे, जूस पी। अब जरा देखना मेरे जूस के स्पेलिंग, समझ लो तुम्हारी टीचर अनपढ़ है, समझ गए। तो जूस के स्पेलिंग है JUS। डन। अच्छा, उसके बाद नॉड बैठा हुआ है, नॉड को प्यास लगी, मैंने पानी नहीं दिया, बट मैंने क्या दिया, जूस दिया। अब मैंने उसको बोला चुप करके बैठ जा, खबरदार अगर मेरा दिमाग खराब करा। और जो सॉन्ग चल रहे हैं ना FM के ऊपर, उसको सुन आराम से। फॉर्मूला समझ गए। अब इसको डिकोड करते हैं हम। हाँ, B से बजट, M से मॉनसून। मॉनसून क्या, सेशन। बजट क्या, सेशन। मॉनसून क्या, सेशन। विंटर क्या, सेशन। तो अब कौन सा सेशन चलेगा, मॉनसून। अब देखो, बजट सेशन, FM लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है पूछा जाता है बजट सेशन कब से लेके कब तक। तो बजट सेशन चलता है बेटा Feb to May, मार्च नहीं है, ठीक है, मार्च नहीं, Feb to May तक चलेगा। अब ये हो सकता है कि 12th of April को ही खत्म हो जाए, टाइम से पहले खत्म हो सकता है। बट जो फुल टेन्योर दे रखा है एग्जामिनर, वही फुल टेन्योर पूछता है कि फुल टेन्योर कितना, कितने से कितने मंथ के अंदर अंदर ये चलेगा। तो फेब से लेके मई तक, बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट आ जाओ, जूस। जूस का मतलब क्या हुआ, जुलाई टू सितंबर। तो आज अगर 1 अगस्त है तो इट मीन्स जुलाई तो निकल गया, मॉनसून सेशन स्टार्ट हो चुका। तो मॉनसून सेशन ऑलरेडी चला हुआ है, स्टेट्स के अंदर मॉनसून सेशन स्टार्ट होंगे, अभी होने जा रहे हैं। 18 से स्टार्ट हो जाएंगे स्टेट के अंदर, जैसे हिमाचल है उसमें 18 से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नॉड। नॉड का मतलब क्या है, ये सेशन चलता है नवंबर से दिसंबर, समझ गए। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर आपसे पूछा गया कि लॉन्गेस्ट सेशन
ऑफ पार्लियामेंट कौन सा होगा? तो पता ही लग रहा है ना, फेब टू मई लॉन्गेस्ट सेशन। कौन सा? बजट सेशन सबसे लंबा सेशन माना जाता है। शॉर्टेस्ट सेशन कौन सा माना जाता है? विंटर वाला, शॉर्टेस्ट सेशन। तो शॉर्टेस्ट सेशन कौन सा है? विंटर वाला सेशन जो है वो शॉर्टेस्ट सेशन माना जाता है। तो पहला सेशन बजट, फिर आ गया मॉनसून, फिर आ गया विंटर। बजट सेशन फेब टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अब जब ये सेशन चलते हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो मॉनसून हो, चाहे वो विंटर हो, जब जब ये सेशन चलेंगे, इन सेशंस के अंदर डिफरेंट टाइप के जो बिल्स हैं वो बिल्स उठते हैं। अब बिल्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के बिल्स होते हैं। एक होते हैं पब्लिक मेंबर बिल, दूसरे होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। कौन कितने तरह के बिल्स बताए? दो तरह के। तो बिल्स दो तरह के यहां पे उठेंगे। सबसे पहला पब्लिक मेंबर बिल, बट इस टाइम पे न्यूज में क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल। तो मतलब सेकेंड टाइप के बिल कौन से हो गए? प्राइवेट मेंबर बिल। तो एक हो गया पब्लिक मेंबर बिल, दूसरे हो गए प्राइवेट मेंबर बिल। तो पब्लिक मेंबर बिल और दूसरा कौन सा? प्राइवेट मेंबर बिल। तो दो तरह के बिल्स होते हैं। अब बेटा जो पब्लिक मेंबर बिल्स है ना, ये बिल्स को आपने इसको कैसे आप देखेंगे? जो पब्लिक मेंबर बिल्स होंगे ये हमेशा कौन इंट्रोड्यूस करेगा? जो होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ वो पर्सनालिटी मिनिस्टर भी है। तो जो बिल मिनिस्टर उठाए वो बिल पब्लिक मेंबर बिल। जो बिल सिर्फ और सिर्फ एमपी उठाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहने का मतलब प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होंगे जो उठाए हैं किसने? सिर्फ और सिर्फ एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। तो इट मींस वो इंडिविजुअल एमपी तो है बट वो इंडिविजुअल मिनिस्टर नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता किन बिल्स के ऊपर? प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर। गेम समझ आ गई? तो क्या क्या बताया? ये जो बिल्स हैं ये उठेंगे किसमें? सेशन में। सेशन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? बजट, मॉनसून, विंटर। बजट लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होगा। दो मिनट बेटा। एक्चुअली माइक जो है ना, इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हम ये कह रहे हैं कि जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल है, पब्लिक मेंबर बिल है, पब्लिक मेंबर बिल हमेशा वो बिल होंगे जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स उठा रहे हैं। तो जो भी मिनिस्टर होगा इट मींस वो एमपी तो होगा ही होगा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होगा ही होगा। अच्छा, उसके अलावा दूसरी तरफ कौन आ गया? प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ एमपी है बट वो मिनिस्टर नहीं है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद ये जो बिल्स आएंगे ये किस में आएंगे? सेशन में आएंगे। सेशंस कौन से? पार्लियामेंट्री सेशन। तो पार्लियामेंट्री सेशंस आपको मैंने बता दिए, 3 टाइप के पार्लियामेंट्री सेशंस होंगे। सबसे पहला बजट, सेकंड मॉनसून, थर्ड विंटर सेशन। बजट लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट माना जाएगा, विंटर सेशन शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट माना जाएगा। पिक्चर क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, प्राइवेट मेंबर बिल। अब जो न्यूज है वो ये है, PRS legislative research report the space for private members bill has declined in both the houses of the parliament in recent years। तो ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ के बेस के ऊपर, इन 3 लाइन की न्यूज़ के बेस के ऊपर आगे हमारे लिए
कितनी बड़ी न्यूज़ खड़ी हो गई है, हमारे लिए कितना बड़ा टॉपिक खड़ा हो गया है, ये अब हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं समझा चुकी हूं मैं आपको। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस एमपी अदर देन अ मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर के अलावा है, बोथ इलेक्टेड और एंड नॉमिनेटेड इज नोन एज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, ऐसा एमपी वो जो या तो इलेक्शन के बेस पे आया हो या फिर नॉमिनेशन के बेस के ऊपर आया हो, बट वो मिनिस्टर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। बिल इनिशिएटेड बाय एनी सच मेंबर इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल। इन शॉर्ट इन बिल्स को हम बोलते हैं पीएमबी। पीएमबी मीन्स प्राइवेट मेंबर बिल। तो इट मीन्स क्या बात हुई इसकी, कहते हैं ऐसा बिल जो इनिशिएट करा गया है इन मेंबर्स के थ्रू, उस बिल को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अब जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो हो गया पीएमबी। डन। नेक्स्ट आ जाओ। ड्राफ्टिंग ऑफ सच अ बिल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग इट। उस बिल को ड्राफ्ट करना, बिल को ड्राफ्ट करने का मतलब बिल की एक आउटलाइन, उसका एक फ्रेमवर्क रेडी करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ये किसके ऊपर होगा, उस मेंबर के ऊपर होगा जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा। मतलब प्राइवेट मेंबर जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। मैकेनिज्म क्या है, अ 1 month नोटिस इज गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा। तो ये तो आपको पता है कि हमेशा अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहां पे जो होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस अध्यक्ष। ठीक है, ये कौन होंगे, स्पीकर और इनसे जूनियर डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो जो प्राइवेट मेंबर है वो लोकसभा, अगर लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है तो प्राइवेट मेंबर क्या करेगा, प्राइवेट मेंबर इस बिल को लोकसभा के स्पीकर को एक नोटिस देगा, बिल को इंट्रोड्यूस करने से 1 महीना पहले प्रायर नोटिस देगा कि आज से पूरे 1 महीने के बाद मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर हम बात करें लोकसभा की, तो अगर वो बिल इंट्रोड्यूस होना है कहां पे, राज्यसभा, तो राज्यसभा में ये किसको दिया जाएगा, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो राज्यसभा के जो होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनको सैलरी भी इसी नाम से मिलती है, जबकि ये इनडायरेक्ट में होते कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आप यूं नहीं कहेंगे, वहां पे ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा होगा कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट, बोथ आर द सेम। हाँ जी, बिल्कुल बोथ आर द सेम, बट जो सैलरी जाती है ना वाइस प्रेसिडेंट की, वो सैलरी जो आती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो हमेशा अपॉन द नेम ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से आती है। अच्छा, तो इफ द बिल इज सेलेक्टेड, अब ये डिपेंड करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, उसके पास अथॉरिटी है, एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। अगर बिल लोकसभा में गया है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर एक्शन लेगा। और अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या उनकी एब्सेंस के अंदर किनकी बात हो रही है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात हो रही है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि क्या वो इस प्राइवेट मेंबर बिल को, जिसमें ये टाइम दे रखा है कि 1 मंथ के बाद हमें ये बिल इंट्रोड्यूस करना है, क्या ये उसको कंसिडर करते हैं या नहीं। मान लो कंसिडर ना करा तो ये बिल खत्म है। ओके, बिल को अगर कंसिडर करा जा रहा है फिर आगे क्या होगा, अब ये देखेंगे हम। लोकसभा अलॉट लास्ट 2.5 hours of business every Friday for consideration and discussion on the bill। अब अगर लोकसभा
कि जो सेशंस हैं, ये जो सेशंस हैं ये चल रही हैं 11 से लेके 5 बजे तक, समझ गए। तो अलग अलग आवर्स चलते हैं इसमें। अब 11 से लेकर 5 तक अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो कहते हैं अगर प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करना है तो इसकी डिस्कशन के लिए, इसको कंसिडर करने के लिए फ्राइडे का दिन रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट हो सकता है कि भाई जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं ये बिल कब इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आंसर फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस होते हैं। और सॉरी, फ्राइडे को ही इनके ऊपर डिस्कशन होती है, इंट्रोड्यूस नहीं, फ्राइडे को इनके ऊपर क्या होता है, डिस्कशन होता है। और वो भी कितना टाइम दिया जाता है, 2.5 आवर, समझ गए, 2 hours 30 minutes का टाइम दिया जाता है पीएमबी के ऊपर, प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर, किसके लिए, डिस्कशन के लिए। राज्यसभा अलॉट 2.5 hour फ्रॉम 2:30 PM to 5 PM ऑन एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे। ये तो हमने लोकसभा की बात कर ली। लोकसभा के अंदर फ्राइडे को डिस्कशन 2.5 घंटे, और वो भी लास्ट के, ठीक है, बिजनेस आवर के लास्ट के 2.5 घंटे। राज्यसभा में अलॉट करा गया है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम पीरियड, और वो भी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, समझ गए, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। और वो भी कब, ऑल्टरनेट फ्राइडे पे, एवरी फ्राइडे नहीं, ऑल्टरनेट फ्राइडे, मतलब मंथ में 2 times, आफ्टर 15 days, फिर अगेन आफ्टर 15 days। पिक्चर क्लियर। तो ये हो गया लोकसभा के अंदर पीएमबी की बात। अगर वहां पे हमने रखनी है तो इसको टाइम कब अलॉट करा गया। फिर हमने बात कर ली राज्यसभा के अंदर कि अगर वहां पे रखा जाएगा तो कैसा टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड was the मुस्लिम वक्फ बिल 1952। वक्फ बोर्ड आपको पता होगा, तो वक्फ बोर्ड जो है, इसके स्पेलिंग ये भी जाते हैं WAQFS, ये भी लिखे होते हैं कई बार, ठीक है। बिल 1952 which was introduced by सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो फर्स्ट टाइम हुआ था वास वो मुस्लिम वक्फ बिल था, जो कि 1952 के अंदर एविडेंस में आया, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया बाय सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। नेक्स्ट आ जाओ, अब किस तरह के क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर। जितना डिटेल मैंने इसमें टॉपिक में आपको समझानी थी वो समझा दी। देखो, हमेशा ना न्यूज़ के अंदर एक चीज़ ऐसी होती है बेटा, जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो इट मीन्स पार्लियामेंट की हर चीज़ फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको यूनियन लिस्ट बताई तो वहाँ पे हमने स्केड्यूल्स की बात करी, तो देखो वहाँ पे तो सिर्फ मेंशन करा गया एक ही स्केड्यूल नंबर 7। बट आप ये देखो कि अगर वहाँ पे स्केड्यूल नंबर 7 दे रखा है तो इट मीन्स जो बचे हुए 11 हैं वो करने हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं जितना मर्जी बोली जाऊँ, आप नोट्स जितने मर्जी बनाते जाओ, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर कुछ भी चीज़ आपने मेरे से पूछनी है उसको आप कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दें, समझ गए। वीडियो जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तब आप इसको कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दें, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, पीएमबी बिल क्या होते हैं। ऐसा बिल जो इंट्रोड्यूस करा जाता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बिल जो इंट्रोड्यूस करा जाता है बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, या ऐसा बिल जो पास करा जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या ऐसा बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है सीक्रेट सेशंस के अंदर। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता चुकी हूँ। तो हमें पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप भी दे चुके होंगे आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। कोई भी एमपी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी एमपी जो इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो प्राइवेट मेंबर होना चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर बनने का एक ही कंडीशन है, आप एमपी तो हों बट आप मिनिस्टर ना हों। अब फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं देखूं, यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ी कर कही है फर्स्ट ऑप्शन में, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बेटा प्राइम मिनिस्टर एमपी भी है और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर है, सबसे सुप्रीम मतलब चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी है वो। तो कहने का मतलब वो तो मिनिस्टर है ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पीएमबीज
private member bills are initiated by MPs who are not part of the council of ministers। तो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो पार्ट नहीं होते किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। एक बात और भी ध्यान रखनी है आपने, फॉर एग्जांपल जैसे ये लोकसभा है ना, तो जो भी लोकसभा की एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी, इस एक्चुअल स्ट्रेंथ का टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का 15% मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा का 15% क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। पिक्चर क्लियर? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आया, व्हाट डज द recent PRS legislative research report highlight about private member bill। अभी कहते जो recent रिपोर्ट आई है, उस recent रिपोर्ट के अंदर क्या हाईलाइट करा गया है उस रिपोर्ट के अंदर अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ गई है PRS की। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस, क्या इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो बिल्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, कि हमने कहीं भी नहीं पढ़ा इसलिए तो हो ही नहीं सकता। क्या इसके अंदर ये बोला गया है कि इंक्रीज हुआ है बिल्स के अंदर जिनको पास करा गया है, या इसमें ये बोला गया है कि डिक्लाइन इन स्पेस फॉर प्राइवेट मेंबर बिल इन पार्लियामेंट, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर आपको अंडरस्टूड है कि इसका आंसर क्या है, तो आंसर हमें पता ही है, डिक्लाइन हुआ है भाई, इसीलिए तो न्यूज़ के अंदर है। तो डिक्लाइन हुआ है स्पेस फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स इन पार्लियामेंट। जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनका नंबर काफी डिक्लाइन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। रिपोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि अपॉर्चुनिटी जो मिल रही हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए और डिबेट पीएमबीज प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर, वो रिड्यूस होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि रूलिंग पार्टी चलने नहीं देती काम, होने नहीं देती काम। रूलिंग पार्टी कहती है हम बैठे हैं मेजॉरिटी में, कर लो तुम क्या करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आओ, ऑन विच डे ऑफ द वीक are private members bill usually introduced in parliament। हफ्ते के किस दिन यूजुअली यूज करा जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल को? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे या सैटरडे? ऑलरेडी हम कर चुके हैं फ्राइडे, और वो भी जो होगा बिजनेस डे, उस बिजनेस डे के लास्ट के 2 hours 30 मिनट्स, समझ गए। और वो भी अगर हम बात करें राज्यसभा की, ये हो रही है लोकसभा की, तो राज्यसभा में एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे, हम ये पढ़ के आए हैं। डन, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ अच्छा, एक्सप्लेनेशन पे जरा आते हैं इसकी। फ्राइडे तो हो गया। बाय कन्वेंशन फ्राइडेज आर रिजर्व फॉर डिस्कशन ऑन पीएमबीज इन बोथ हाउस। तो क्या ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे मेंशन करा गया है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं इनके ऊपर डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को होगी? क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? आंसर नो। ये क्या है, एक कन्वेंशन से आया है, एक कन्वेंशन है कि हाँ जी फ्राइडे को डिस्कस कर लिया करेंगे। नेक्स्ट आया, which of the following statement about private member bill is true? They are usually passed quickly and easily। सोच लो, कोई एमपी इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई मिनिस्टर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, तो तुम्हें लगता है कि ये एकदम से ऐसे पास हो जाएंगे? सवाल नहीं पैदा होता। They rarely become law। बेचारा कोई एमपी इंट्रोड्यूस कर रहा है, अब एमपी तो ऑपोजिशन के ही होंगे ना वहां पे बैठे हुए, या जो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे। और कानून बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी होती है? रूलिंग पार्टी की। तो क्या रूलिंग पार्टी इनको लॉ बनने देगी? हो सकता है इसका ये आंसर हो जाए। दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। नहीं, ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि हमने बोला है कि ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होते हैं। ओनली नॉमिनेटेड एमपीज कैन इंट्रोड्यूस। नहीं, हमने तो ये बोला कि चाहे मेंबर इलेक्टेड है चाहे मेंबर नॉमिनेटेड हो,
बट वो होना क्या चाहिए? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इसका आंसर हम सबको चल चुका है पता, ऑप्शन बी, दे रेयरली बिकम लॉ। लॉ बहुत कम, दे रेयरली बिकम लॉ, तो बहुत कम है इनके चांसेस बेचारों के। वेरी फ्यू पीएमबी, बहुत ही कम प्राइवेट मेंबर बिल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली लॉ बनते हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग पॉलिसी डिबेट। तो कहने का मतलब है मान लो सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई है बेटा, तो उस पॉलिसी के ऊपर अब सरकार तो कहेगी कर दो जी, कर दो जी, कर दो जी। जैसे इस टाइम पे अभी कल 31 जुलाई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट पहले ना एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता था, तो अब टीसीएस उस चीज़ को कंडक्ट नहीं कराएगा, तो टीसीएस की जगह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दे दिया। भाई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको ये अपना एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दिया ना, तो कहने का मतलब वो एग्ज़ाम सेंटर कहते ऐसे हैं कि नीचे कुछ सेंटर तो ऐसे हैं मतलब जो रोड पे ही नहीं है, खेतों के अंदर सेंटर बने हुए हैं। खेतों में स्कूल है कोई, उस खेतों के अंदर स्कूल में एसएससी का सेंटर बना हुआ है। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे नीचे कहते भैंसें लोगों ने बांधी हुई हैं और उसके ऊपर मतलब जैसे वो होता है ना अपना आंगनबाड़ी टाइप, तो इस तरह से कहते हैं। और जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह काम करते हैं, आशा वर्कर वगैरह काम करती हैं, और कहते हैं वहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी का पीसी वर्क नहीं कर रहा, ऊपर से टाइम दे रखा होता है, भाई इतना टाइम है आपके पास एग्जाम खत्म होने के लिए, इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए। तो ये क्या मतलब हुआ फिर? तो ये गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी बनाई है तो इस पॉलिसी को रोकना भी तो पड़ेगा ना। और रोकेंगे तब अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल को अथॉरिटी दी जाए आने के लिए कि हाँ जी इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो एमपीस हैं वो अपनी वॉइस को रेज करना चाहते हैं बिल्स के थ्रू, बट गवर्नमेंट जो है वो बिल्स को उठने नहीं दे रही है क्योंकि कन्वेंशन से है, मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं जी कन्वेंशन से लो जी, हमने नहीं करनी डिस्कशन, जो हमने कर दिया वो पत्थर पे लकीर है। तो सोचो कितना बड़ा मतलब झमेला ही कितना बड़ा है। इसलिए अगर रिपोर्ट आई है तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, तो इट मीन्स हमारे पास राइट हैं भाई, है ना। तो ये थोड़ी ना कि डेमोक्रेटिक बोलने से आ गया, हमें राइट भी तो मिलने चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होए जा रहे हैं। सोचो बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। तो ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं, ठीक है। चलो हम कहीं और ही जाने लगे थे, अब शुक्र है वापस आ गए। Which of the following was a famous private member bill that became law in India? इनमें से ऐसा कौन सा फेमस हुआ बिल जो कि लॉ बना है इंडिया के अंदर? क्या वो आरटीआई एक्ट था, या मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 था, या सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलिएट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1970 था, या जीएसटी एक्ट था? तो ये एक्ट जो था वो एक्ट था हमारा सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलिएट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1970। पूरे के पूरे एक्ट को नेम आपकी टिप्स पे हो, एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ आपको वो पता होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन पे अगर हम आए, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीएमबीज, ये था प्राइवेट मेंबर बिल जो कि पास हुआ, और पास होने के बाद ये बिल कन्वर्ट हो गया किसमें? लॉ में। तो हमेशा याद रखना है कभी भी लॉ डायरेक्ट नहीं आता है, सबसे पहले बिल जो है वो रेज होगा। जब बिल रेज हुआ उस बिल के ऊपर क्या होती हैं? डिस्कशंस। बिल के ऊपर जब डिस्कशंस होती हैं उसके बाद वो बनता है क्या? लॉ। पास होने के बाद वो लॉ बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको? सबसे पहले उठेगा बिल। तो बिल होंगे दो टाइप के, एक हो गया प्राइवेट मेंबर बिल और दूसरा होगा पब्लिक मेंबर बिल। जो होगा प्राइवेट मेंबर बिल वो हमेशा एमपी इंट्रोड्यूस करेगा। फ्राइडे को इस पे डिस्कशन होएगी, चाहे लोकसभा की बात कर लें चाहे राज्यसभा की बात कर लें। राज्यसभा में ऑल्टरनेट फ्राइडे टाइम दे रखा है, दोनों में टाइम 2 hours 30 minutes का टाइम है। जो एमपी आएगा उस एमपी को हम बोलते हैं कि वो होगा प्राइवेट मेंबर,
और वो जिस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा वो बिल होगा प्राइवेट मेंबर बिल। इसके जो चांस हैं लॉ बनने के वो बहुत ही लेस होते हैं। पब्लिक मेंबर बिल जो एमपी भी है, एमपी के साथ साथ वो इंडिविजुअल मिनिस्टर भी है। एमपी भी है, एमपी के साथ साथ वो इंडिविजुअल मिनिस्टर भी है। ऐसा मेंबर जो बिल लेकर आएगा वो होगा आपका सरकारी बिल। सरकारी बिल की इंग्लिश क्या हो गई? पब्लिक मेंबर बिल। और अगर सरकारी बिल है मतलब सरकार का है तो इट मींस इस बिल के चांसेस 99.9% होते हैं क्या बनने के? लॉ बनने के। अब बात यह कि ये बिल लॉ बनेगा कैसे? तो बिल सबसे पहले होगा हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद इसके ऊपर होगी डिस्कशन के बाद इसके अंदर होगी स्क्रूटनी का मतलब होता है उस बिल के अंदर काट छांट का होना। मींस बिल के अंदर चीज़ों को काटना कि भाई ये वाला प्रोविजन यहाँ से हटाओ, ये वाला प्रोविजन यहाँ से हटाओ। तो बिल के अंदर काट छांट करना मतलब बिल के अंदर से प्रोविजंस को ख़त्म करना कि ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम करो, इसको ये करो, इसको वो करो। अब जब उसके अंदर स्क्रूटनी हो गई उसके बाद उस बिल को करा जाता है पास। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है फिर तो ये पूरा टॉपिक ही 1 से 2 घंटे का टॉपिक होता है पूरे मतलब अगर पूरा पर्सपेक्टिव हमने पढ़ना है इसका, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। अब इसके बाद ये पास हो गया। अब पास हो गया लोकसभा से ये जाएगा कहाँ? राज्यसभा। अब मान लो राज्यसभा ने इस बिल को कर दिया पास, तो अब कहाँ जाएगा ये बिल? अब बेटा ये भी डिपेंड करता है कि ये मनी बिल तो नहीं है। जो बिल है उसको भी आगे फर्दर टाइप्स में, जैसे अगर हम देखें प्रोसीजरल तरीके से, तो प्रोसीजरल तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड होता है बिल, पब्लिक मेंबर बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। अगर हम बिल की कैटेगरी देखें तो बिल की जो अपनी कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी हैं? नहीं तो यहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्डिनरी बिल के अलावा मनी बिल के बाद फाइनेंशियल बिल्स और लास्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अगर बिल को हम प्रोसीजरल तरीके से देखें तो प्रोसीजरल तरीके से अगर हम बिल को देख रहे हैं तो इट मींस जो बिल है वो बिल आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पब्लिक मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। अगर बिल की हम कैटेगराइजेशन देखते हैं तो बिल की कैटेगराइजेशन 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ऑर्डिनरी बिल में कोई भी बिल आ जाएगा। मनी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनी बिल के बाद फाइनेंशियल बिल इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना मनी बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो टोटल हमारे पास कितनी कैटेगराइजेशन हमने कर दी है? ऑर्डिनरी बिल फर्स्ट हो गया ऑर्डिनरी बिल, सेकंड हो गया मनी बिल, थर्ड हो गया फाइनेंशियल बिल, फोर्थ हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अगर इन बिल की कैटेगराइजेशन ना देखकर, क्योंकि मनी बिल के कंटेक्स्ट में सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा। मान लो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल का ही बताया है, ठीक है। तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, स्क्रूटनी हुई, डिस्कशन होने के बाद फिर डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज होती है। डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज मतलब उसमें एक एक क्लॉज के ऊपर डिस्कशन होता है। पहले जनरल डिस्कशन होती है, फिर डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज होगी, फिर उस बिल के अंदर स्क्रूटनी होगी, मतलब काट छांट होएगी। बिल पास हो गया, मान लो लोकसभा में चला। अच्छा मान लो पास ना हुआ, अगर पास ही ना हुआ तो क्या होगा? कैंसिल हो गया बिल,
है ना। तो लोकसभा में चला गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, मान लो राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, अब ये बिल जाएगा मिस्टर प्रेसिडेंट के पास। अब मान लो प्रेसिडेंट ने अपनी वीटो पावर्स का यूज नहीं करा। मिस्टर प्रेसिडेंट के पास क्या होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं बिल्स के ऊपर यूज करने के लिए। मान लो उन्होंने वीटो पावर्स को यूज नहीं करा, वीटो पावर्स अगर यूज नहीं करी हैं तो प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा बिल क्या कर दिया, पास कर दिया। प्रेसिडेंट का बिल को पास करना मतलब पास करना नहीं होता, बिल को असेंट देना, अपनी सहमति देना। अगर प्रेसिडेंट ने अपना ठप्पा, अपनी स्टैंप उस बिल के ऊपर लगा दी तो वो जो बिल है, अब वो बिल आपका हो चुका है कन्वर्ट, किसमें, एक्ट में। और अब इस एक्ट को कर दिया जाएगा पब्लिश न्यूज़पेपर के अंदर, और हम बोलेंगे कि हमारे पास ये नया एक्ट जो है वो हमारे पास एविडेंस में आ चुका है। आई थिंक सारा का सारा जो चीज़ है वो आपको समझ आ चुकी है। तो आज की डेट में अगर बेटा हम वाइंड अप करें इस पूरी की पूरी चीज़ को, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो रहेगा अटल पेंशन योजना। तो अगला जो टॉपिक है उसमें सारी पहले मैं आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम पहले वो सारी की सारी स्कीम्स कवर करेंगे। स्कीम्स के बाद हम देखेंगे अगली चीज़ की क्या है। तो स्कीम्स आप ऑन एन एवरेज लेके चलो कि ऑन एन एवरेज 10 से 15 मतलब 15 के आसपास स्कीम्स तो हैं। तो हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम यही काम करेंगे। पहले मैं आपको स्कीम्स करवाऊंगी, स्कीम्स करवाने के बाद हम उन्हीं स्कीम्स से रिलेटेड जो होंगे एमसीक्यूज़, हम उन एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। और एमसीक्यूज़ को कवर करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है, जैसे जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी थी, ऑपरेशंस करवाए थे, है ना। गवर्नमेंट की कुछ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हम वो करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स हम वो करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल डेज, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने करवा दिए थे शायद से, नेशनल और इंटरनेशनल डेज शायद से करवाए हैं, शायद से नहीं। एक बार ना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेशनल और इंटरनेशनल डेज मैंने करवाए हैं अलॉन्ग विद देयर थीम्स, करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। तो सारे का सारा सिस्टम हमने स्टेप बाय स्टेप ही चलाना है। अब आज की पूरी क्लास को अगर हम एक बार फटाफट से वाइंड अप करें, तो पूरी की पूरी क्लास को वाइंड अप करते टाइम हमारे पास तीन फटाफट से मेजर न्यूज़ हैं, एक बार हम उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने AI टूल्स की बात करी, ठीक है, AI टूल्स की बात करी है सबसे पहले। तो AI टूल्स की अगर बात करी तो हमने क्या बोला, जो जग्गी हैं सदगुरु, ठीक है, वो दिल्ली कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने अप्रोच करा कोर्ट को कि भाई AI की टेक्नोलॉजी से अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मेरी वॉइस को क्लोन करा जा रहा है, और मेरी परमिशन के बिना, मेरी कंसेंट के बिना जो AI टेक्नोलॉजी है उससे मेरा डेटा जो है उसको यूज़ करा जा रहा है, मेरी वॉइस को, मेरी इमेज को, मेरी पिक्चर को, मेरी लाइकनेस को, सब को यूज़ करा जा रहा था, जो कि किसी ना किसी बेस के ऊपर कमर्शियल और मतलब कमर्शियल, नॉन कमर्शियल दोनों के अंदर एक्टिविटी के अंदर कवर हो रहा है। तो वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो इसको लेकर हमने पूरी न्यूज़ देखी। जो सेकंड न्यूज़ था हमारा, वो सेकंड न्यूज़ था आपका किसको लेकर, सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो थी जगत गुरु को लेकर, AI के ऊपर। जो थर्ड वाली न्यूज़ मैंने करवाई है वो मैंने आपको करवाई है प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर। सेकंड वाली न्यूज़ जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करा है वो हमारा कास्ट सेंसस को लेके हुआ। और 1881 से जब से कहते हैं आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक ऐसा सेंसस नहीं हुआ। अक्टूबर 2026 के अंदर ये लद्दाख के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये होगा 2027 के अंदर। और जहाँ यहाँ पे बियॉन्ड SC एंड ST लिमिट हम ये सारे का सारा जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे और ऑफिशियली इस डेटा को कलेक्ट करा जाएगा। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं उसके अंदर। तो कहने का मतलब है जो भी चीज़ें हम इसके अंदर देख चुके हैं उसी के बेस के ऊपर हमने सारी न्यूज़ पढ़ी। कास्ट सेंसस मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो स्केड्यूल है वो हमने 7 स्केड्यूल पढ़ा, जिस 7 स्केड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट का टॉपिक पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एक्शन लेने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हमने ये बात डिस्कस करी और इस बात को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि अगर 7 स्केड्यूल एग्जामिनर पूछ रहा है तो इट मीन्स आपको बाकी जो स्केड्यूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या बात करी, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस में आया उस टाइम पे हमारे पास
8 स्केड्यूल थे, आज की डेट में टोटल स्केड्यूल जो हैं वो कितने हो चुके हैं 12। तो हमने एक फॉर्मूला करा, SSO मेरी एक सस्सो हैं और मेरी सस्सो जो हैं वो ऑल एडमिन देखती हैं, कहाँ कहाँ का, SA ST और नॉर्थ ईस्ट का। मेरी सस्सों ने एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट में वो लैंग्वेज लिखती हैं, लैंग्वेज में वो लिखती हैं गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। इस पूरे काम में मेरी मदर को हेल्प करती हैं कौन, एक आंटी, जिस आंटी की 5 मुन्नियाँ हैं। इसके साथ हमने पूरे का पूरा जो स्केड्यूल वाला टॉपिक था उसको हमने कवर अप कर लिया। तो बेटा जितना करवाया गया है उसको रिवीजन प्रॉपर आपने करनी है, बिना रिवीजन के सब कुछ जीरो है। तो रखें अपना ध्यान। गुड बाय, राधे राधे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हमने करनी क्या है, स्कीम्स करनी है। ओके, चलो गुड बाय।